चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो दो चीजें इन्होंने बोली है, पहला बोला है फोर्स और दूसरा बोला है लॉज ऑफ मोशन। निसंदेह ये सारा कार्यक्रम जिसका था उसका नाम था सर इसैक न्यूटन। तो न्यूटन बाबा ने ये काम करे हैं। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन ने। बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? अगर मैं दीवार पे धक्का लगा रहा हूं, इंट्रैक्शन भी है, पुश भी कर रहा हूं, बट ये पुश नहीं हो पा रहा, तो क्या ये फोर्स नहीं था? पुश था। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है, एक्सटर्नल एजेंसी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करने की कोशिश करती है या चेंज कर देती है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच ट्राई और चेंजेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम पुश और पुल भी कह देते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, दीवार तो आगे नहीं गई बट मैंने कोशिश तो करी है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। तो लिखिए सबसे पहले आप, फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंसी दैट इनेबल्स, 10th क्लास 9th क्लास की डेफिनेशन लिखा रहा हूं, दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क, टू डू एनी वर्क, कॉमा, टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग। Either we pull or push the object. Therefore, pull or push is called force. अब फोर्स करता क्या है वैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने फोर्स लगाया तो ये चलने लग जाएगा, इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी। कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये रुक जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था, मैंने फोर्स लगाया, ये ऐसे मुड़ गया। तो ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, चला सकता है, रोक सकता है किसी भी चीज को, ये सारे काम फोर्स आपका कर सकता है। अब फोर्स हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है बैलेंस्ड फोर्स, एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट पर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर से 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे से 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस वक्त इस 10 न्यूटन वाले फोर्स को ये 10 न्यूटन कैंसिल कर देगा, ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाला फोर्स कैंसिल कर देगा। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एक जना इधर से धक्का मार रहा है, एक उधर से धक्का मार रहा है, तो उस पर तो नेट फोर्स जीरो हो गया। जैसे आप टग ऑफ वॉर खेलते हो, रस्सी पकड़ करके 10 लड़के इधर हैं, 10 लड़के उधर है, ये इधर से खींच रहे हैं, वो उधर से खींच रहे हैं, और रुमाल जो बीच में बंधा है वो मूव नहीं कर रहा है। तो उस केस में उस रस्सी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब, ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी सिचुएशन जिसमें एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो और वो सब आपस में कैंसिल आउट कर जाए, और हम कह देंगे कि नेट फोर्सेस में क्या है, जीरो। इस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्सेस। डायग्राम बनाइए और लिखिए, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू or more than two forces on an object at a time is zero, then the forces are said to be balanced forces.
अब इस केस में आपने बोला ये बैलेंस फोर्सेस है। अब आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma होता है। F क्या होता है? नेट फोर्स। A क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन, जो उसमें एक्सेलरेशन आ रही है। आप कहते हो ये जीरो है, बट मास तो जीरो हो नहीं सकता, यानी कि इसमें क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। लिखिए इस बात को। चलिए इसको समझते हैं। अगर इस पर लग रहा है इधर से 10 न्यूटन, इधर से लग रहा है 8 न्यूटन, इधर से लग रहा है 4 न्यूटन, इधर से लग रहा है 4 न्यूटन। अब आप देखेंगे इस 4 न्यूटन को इस 4 न्यूटन ने कैंसिल करा, इस 10 न्यूटन को ये 8 न्यूटन पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएगा। इस केसेस में इस पर नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 10 माइनस 8 दैट इज 2 न्यूटन। यानी कि ये कैसा फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। अब अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो एफ नेट, अगर ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, एम नेट और एक्सेलरेशन नेट निकल जाएगा। फोर्स कितना है? 2 न्यूटन का। कितना है? 2, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें स्पीड चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन लिखिए। 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। इस पर कोई फोर्स लगा करके 10 सेकंड के अंदर इसको रोक दिया। क्वेश्चन लिखिए। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 किलोग्राम moving at 3 meter per second, it is stopped by an external force in 10 seconds. What is the value of the force? ट्राई कीजिए जरा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। फिजिक्स की एक बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे करा जाता है। सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल पढ़ें तो यह देखिए कि उसमें पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोलिए, पढ़िए क्वेश्चन और बताइए मुझे क्या पूछा है। सर फोर्स पूछा है। अब आपने जो पढ़ा है उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है। अब फोर्स मुझे निकालना है। मेरे को मास दे रखा है 10 किलोग्राम और मेरे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है। दो अननोन क्वांटिटी है। मेरा फोर्स निकल करके आ जाएगा अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दूं तो। अब एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा ये आपकी नॉलेज कहती है। अब आप बताइए, एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिंदगी में आपने कभी? पिछली चैप्टर्स में पढ़ा है? हमने पढ़ा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0, क्योंकि वो रुक गया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 3, और टाइम कितना दे रखा है इसने? 10। तो ये हो गया आपके पास
-3/10 दैट इज -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां रखता हूं। अच्छा, ये माइनस साइन क्या बताता है? रिटार्डेशन है। तो मैं फोर्स अगर निकालूंगा तो 10 इंटू -3 कर देता हूं, -0.3। तो फोर्स आ गया मेरे पास -3 न्यूटन। -3 न्यूटन का मतलब फोर्स मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये अपोजिंग फोर्स है। बट आपका आंसर तो 3 न्यूटन ही है, फोर्स तो 3 न्यूटन ही लगाया है आपने, बट ये कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए, अब उसमें क्या क्या मिसिंग है उसको निकालिए नॉलेज के बेस पर, बस क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अ बॉडी मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड experiences 50 Newton force for 5 seconds. Calculate the speed of body after 5 seconds if mass of the body is 5 किलोग्राम। ट्राई कीजिए। क्या है क्वेश्चन, एक बार मुझे बोलिए एक बार। कितने किलो का ऑब्जेक्ट है? 5 किलो का। कितनी स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितने का फोर्स लगाया? 50 न्यूटन। और कितनी देर तक लगाया? 5 सेकेंड। इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, मैंने ये नहीं बताया फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, तो एक लाइन लिख लीजिए इसमें, फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स इज अप्लाइड लास्ट में फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये इसकी इनिशियल स्पीड है। मेरे से पूछा है 5 सेकंड बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो मैंने कहा यार स्पीड निकालनी है, मेरा दिमाग उधर ही है जो मुझे निकालना है, और मेरे को इनिशियल स्पीड दे रखी है। तो अब तक की फिजिक्स में मुझे फॉर्मूले याद आ रहे हैं, v = u + at। मैंने कहा यार फाइनल स्पीड तो मेरी निकल जाएगी, इनिशियल स्पीड मेरी दी हुई है 10, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता और टाइम मुझे पता है 5 सेकंड। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैंने कहा एक्सेलरेशन कैसे पता करूं, तो मैंने बाकी के डेटा पे गौर करा। मुझे मास दे रखा है 5 किलोग्राम, फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाया, तो यहां से मेरा एक्सेलरेशन निकल कर आ सकता है। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मेरे पास आ गया। इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दो, 60 मीटर पर सेकंड। राहुल का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9.5 ट्राई कीजिए एक बार। सर। हाँ बेटा। सर, मास का केजी में होना जरूरी होता है? देखो बेटा मैं बताता हूं, इधर देखो बोर्ड पे देखो, हमारे पास यूनिट का सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है MKS, जिसको आपके लेवल पे मैं SI सिस्टम भी कह दूंगा। एक सिस्टम होता है CGS। जब हम मास को किलोग्राम में लेते हैं, लेंथ को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो हम MKS सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर हमने मास को ग्राम में लिया तो हमें लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। हम या तो इस सिस्टम में काम कर सकते हैं या इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। अगर आपको जनरली फिजिक्स में इस वाले सिस्टम को फॉलो करा जाता है, ग्राम दिया होता है तो हम किलोग्राम में चेंज कर देते हैं, सेंटीमीटर दिया होता है तो मीटर में चेंज कर देते हैं, आवर्स में दिया हो तो हम सेकंड में चेंज कर देते हैं, मिनट है तो हम सेकंड में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर हम ग्राम में लेना चाहते हैं
तो हम स्पीड को कैसे लेंगे, मीटर पर सेकंड में स्पीड नहीं यूज कर पाओगे, वो सेंटीमीटर पर सेकंड में जाएगा। तो हम या तो एमकेएस फॉलो करते हैं या तो सीजीएस, ऐसा नहीं आधा इधर आधा उधर, ये नहीं करते। और ये सिस्टम जनरली केमिस्ट्री में फॉलो होता है, तो ज्यादा बेटर है आप एमकेएस में काम कीजिए। ओके सर। अब देखो उसने वेलोसिटी किस में दी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है यहां पर। तो ये कहता है कि ये कर्व है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉल ऑफ मास 20 किलोग्राम, 20 ग्राम। और आपसे बोला है कितना फोर्स इस पर लगा है। फिर से मेरा ध्यान गया कि मेरे से यार फोर्स पूछा है जो कि मास इनटू एक्सीलरेशन से होगा। मास मेरे पास दिया हुआ है 20 ग्राम, इसको मैंने किलोग्राम में बदल दिया। .02, ठीक है। मैंने कहा यार मास तो है मेरे पास, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा, बट मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं दिया है। तो फिर से मैंने आया, मैंने कहा एक्सेलरेशन कैसे निकालूं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कंजरों ने ग्राफ दे रखा था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये होता है फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। फाइनल स्पीड t = 0 पर तो इनिशियल स्पीड होती है 20 और फाइनली ये 0 हो गया, तो फाइनल स्पीड हो गया 0, इनिशियल स्पीड हो गई 20 और टाइम हो गया मेरे पास 10। तो ये आ गया माइनस। अब मेरे दिमाग में ये भी है कि यार ये काम सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो पीछे मैंने ध्यान रखा है कि ये सेंटीमीटर में है, ये सेकंड में है। तो मैंने कहा यार इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें क्योंकि वहां पर किलोग्राम है। तो मैंने इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करा, या फिर ये करो कि ये चीज 20 मीटर पर सेकंड है, इसको 100 से डिवाइड करके 0.2 मीटर पर सेकंड पहले निकाल लो, टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी। बस माइनस साइन बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है। और अब मैं जब फोर्स निकालूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -0.02 कर दूंगा, तो 0.0004 न्यूटन आ जाएगा। और माइनस साइन बताएगा कि रिटार्डिंग फोर्स है यानी कि अपोजिंग फोर्स है। क्वेश्चन हो गया खत्म। आराम से देखो, इसमें दो जगह बच्चा फंसता है, एक ग्राम का और एक ये ग्राफ में सेंटीमीटर का। अगर बच्चों को सब कुछ पता भी है तो भी यहां पर फंस सकता है। लिख लीजिए, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए पहले। ठीक है आप लोग, हाँ तो दम नहीं है अभी तक। मेन चीज तो मैंने पढ़ाई नहीं है अभी, तो मैं फोर्स और मोशन की इक्वेशन को मिक्स कर रहा हूं और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन कराया है। अच्छा, इसमें अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी होती तो कैसे करता मैं? बस कर दो। अच्छा, एरिया भी निकालते हैं, हाफ बेस हाइट में 20 सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दूंगा बस, फिर ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, चलिए साहब एरिया निकालते हैं, अच्छी बात है। तो बेसिकली हमने छोटी मोटी बातें समझ ली हैं कि फोर्स वेलोसिटी को चेंज करता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यूटन ने जब इसकी स्टडी करी तो उसने कहा कि मोशन ऐसे नहीं होता है, मोशन के भी अपने लॉज होते हैं,
तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से मोशन के कुछ लॉज बनाए, उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। आराम से पहले देखिए, लिखने का कोई नहीं। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्टेटमेंट बताओ, तो एक आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, और फिर इस लॉज से हमें कई ऐसे फिनोमिना हैं, उनको हमें एक्सप्लेनेशन देनी आनी चाहिए। हमारे नेचर में कई ऐसे फिनोमिना हैं जिसको हमें समझाना है कि यार ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वो इन लॉज से ही समझाए जा सकते हैं, तो वो भी हमें आना चाहिए, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है चलते चलते यूं ही नहीं रुक पाता हूं मैं। मतलब एक बॉडी जो है वो अगर चल रही है जिस स्पीड से, वो कोशिश करती है कि वो उसी स्पीड से चले, कोई उसकी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज ना होने पाए। If a body is moving with a constant speed, it will try to move with the same speed. उसकी वो नहीं चाहती कि उसकी स्पीड में कोई चेंज करा जाए। और अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो बॉडी चाहेगी कि मैं रुकी ही रहूं, मैं काय को चलूं। तो ये एक बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो इस लॉ को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ। क्या? कि कोई भी बॉडी है वो अपने जो पोजीशन है उसकी, चाहे वो रुकने की पोजीशन है, रुकी हुई है तो भी एक पोजीशन है, और चल रही है तो भी एक पोजीशन है, तो वो अपनी उस पोजीशन का अपोज करती है, या वो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं हो सकता। रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम न करे। जब तक उसको एक रॉकेट जा रहा है, एक बॉल जा रही है, जब तक मैं हाथ लगा के रोकूंगा नहीं, मेरे हाथ से उस पर फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो रुकेगी नहीं। यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ। लिखिए इस बात को, लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लिखिए एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट tends to remain at rest, comma, and an object in motion tends to remain in motion with a constant velocity, comma, unless it experience an external unbalanced force। तो ये बात इसने बोली। इसका सेकंड पॉइंट लिखिए। चलो ये बाद में डील करेंगे, है ना, पूरा लॉज ऑफ मोशन एक साथ डील करेंगे। अभी तो ठीक है, हमने सिर्फ फोर्स के बारे में बात करी, और आप लोग एग्जांपल नंबर 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 ये सब ट्राई करके देख सकते हो।